श्री गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय थोड़ा पेचीदा है। जब अरेंज मैरिज होता है, हम अपने लड़के के लिए या लड़की के लिए कोई वर वधू ढूंढते हैं तो कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। ये वीडियो बनाना मुझे बहुत आवश्यक लगा। क्यों, वो आपको अंत में पता चलेगा। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिर्फ अरेंज मैरिज की, लव मैरिज की नहीं। ये वीडियो लड़के वाले भी ज़रूर देखें और लड़की वाले भी ज़रूर देखें। घर के बड़े बुजुर्ग जब सोचते हैं कि इस साल मैं अपने बेटी की या अपने बेटे की शादी तय करूं, उसकी इच्छा से कोई लड़का या लड़की पसंद नहीं है, उसने किसी को ढूंढा नहीं है, तो अभी मुझे ही ढूंढना पड़ेगा, ऐसा सोच के वो लड़की देखना लड़का देखना शुरू करते हैं। लेकिन बहुत बार होता ये है कि एग्जैक्टली कौन से तरीके, कौन से स्टेप्स में फॉलो करने चाहिए वो उनको समझ नहीं आता। स्टेप बाय स्टेप अगर जाएंगे तो आसानी होगी, किसी का दिल दुखेगा नहीं। एक ज्योतिषी होने के नाते और एक फैमिली काउंसलर होने के नाते ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। पहले प्रकार में जो टोटली अरेंज मैरिज है वैसे ही होता है। लड़का और लड़की को एक दूसरे की कोई भी जानकारी नहीं होती। घर वाले तय करते हैं, घर वाले ढूंढते हैं और उनको पता चलता है कि अगर आपका लड़का है तो एक लड़की है, ये रिश्ता ठीक हो सकता है। अगर आपकी लड़की है तो भी आपको ऐसे ही लगेगा कि एक लड़का है और ये रिश्ता ठीक हो सकता है। तो इसके बाद एग्जैक्टली क्या करना चाहिए ये मैं बताऊंगी। ये पहला प्रकार है। ये प्रकार है टोटली अरेंज मैरिज। लड़के को और लड़की को एक दूसरे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और ये जो दो परिवार है इनको भी एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, लड़की का या लड़के का बायोडाटा, उनकी इंफॉर्मेशन, उनका स्वभाव, उनकी कद काठी, जी हाँ स्वभाव भी उसमें लिखना बहुत ज़रूरी है, ऐसे मैं मानती हूँ। उनकी कद काठी, उनकी हाइट, उनका वेट, उनके हेल्थ के बारे में डिटेल से लिखना चाहिए। आमतौर पे ये देखा जाता है कि स्वभाव के बारे में नहीं होता, हेल्थ के बारे में नहीं होता, तो मैं इस वीडियो के ज़रिए इंसिस्ट करूँगी कि ये लिखे। बस ना कि ब्लड ग्रुप लिखने से काम हो जाएगा, हेल्थ के बारे में भी लिखना चाहिए। पूर्ण रूप से ये बायोडाटा, उसकी आमदनी कितनी है, उसने क्या पढ़ाई की है, उसकी शिक्षा कितनी हो चुकी है, ये भी इसमें ज़रूरी है। लेकिन पहले मैंने ज्योतिषी होने के बावजूद भी ये बताया है कि उसमें कुंडली भले ही ना हो, लेकिन ये बाकी की चीज़ें होनी आवश्यक है। अभी इसी वक्त मैं ये और एक मैसेज दे दूंगी कि अगर किसी परिवार ने HIV टेस्ट के लिए इंसिस्ट किया, दूसरे ऐसे ही किसी टेस्ट के लिए इंसिस्ट किया, तो उसमें तो दूसरे परिवार को उसमें दिक्कत नहीं लगने चाहिए। उनको अपने बेटे की या बेटी की जीवन का बड़ा डिसीजन लेना है। अगर वो डिटेल में जाके पूछताछ करते हैं तो उसमें दूसरे परिवार को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एचआईवी टेस्ट का रिपोर्ट आप बायोडाटा के साथ जोड़ो, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर सामने से उन्होंने मांगा है तो आपको उसमें कुछ भी गलत नहीं लगना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। उल्टा आपको ये सोचना चाहिए कि अगर ये डिटेल में जाके बाकी की चीज़ें पूछते हैं, कारोबार के बारे में पूछते हैं, हेल्थ के बारे में पूछते हैं, स्वभाव के बारे में पूछते हैं, क्या तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा है, इसके बारे में पूछते हैं, तो अच्छी बात है। आगे जाके ये कॉम्प्लिकेशंस शादी के बाद पता चलने से बेहतर है कि वो अभी सोच रहे हैं और वो डिटेल में जाके सोचते हैं, मतलब इस विवाह बंधन का वो तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। ये उनके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। जब इम्पोर्टेंट होता है तो ही हम डिटेल में जाके पूछते हैं। तो अगर बायोडाटा में ये चीज़ें आपको ज़रूरी लगती है, आमतौर पे नहीं होती, लेकिन मैंने एज अ फैमिली काउंसलर मैं पहले से ये कहूँगी कि ये बातें उसमें ऐड की जाए या इनकी जानकारी एक दूसरे को पहले से ही दे दी जाए। बायोडाटा देखने के बाद ये समझ आता है, उसमें फोटो भी होता है, तो ये समझ आता है कि लड़का दिखता कैसा है, लड़की दिखती कैसे है। कद काठी से ये पता चलता है कि वो एक दूसरे के तुलना में जोड़ा वो सही दिखेगा कि नहीं दिखेगा। देखिए, मैं इस प्रकार की ज्योतिषी हूँ कि 36 से 36 गुण मिलने के बावजूद अगर वो जोड़ा एक दूसरे को मैच नहीं करता तो ऐसी शादी करने में कोई पॉइंट ही नहीं है। कुंडली ज्योतिष शास्त्र हमारे लिए है, ये शास्त्र हमारे लिए बनाए गए हैं, हम इन शास्त्रों के लिए नहीं हैं। अगर कोई ऐसा ज्योतिषी आपको बोलता है कि आपके बहुत गुण मिलते हैं, आप आंखें मूंद के शादी कर लो, तो ये गलत बात है। अगर वो जोड़ा एक दूसरे को अनुरूप नहीं दिखता, एक दूसरे को नहीं जचता, या अगर किसी लड़की को वो लड़का पसंद नहीं है, या अगर किसी लड़के को वो लड़की पसंद नहीं है, तो ये शादी करना फिजूल है। बायोडाटा देने के बाद ये सब पता चलता है। फोटो वही दे दी जाए जैसे आप दिखते हो, और कुछ ज्यादा बात करने की इसके लिए जरूरत ही नहीं है। ये सब ठीक ठाक लगने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप जानकारी निकालिए। तो ये जानकारी आप अपने हिसाब से निकालिए। मैं ये नहीं बता सकती कि क्या जानकारी निकालनी चाहिए, ये आपका पॉइंट होगा। आप किस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं उसके हिसाब से ये जानकारी होगी। तो वो जानकारी आप निकाल दीजिए। उनकी क्या अपेक्षा है, अपेक्षा तो होती है, उनको आगे जाके क्या करना वो पसंद करते हैं, शादी किस प्रकार करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, ये भी जानकारी होगी उसमें, तो अच्छा होगा। उसके साथ उनके परिवार का माहौल किस प्रकार है, इसकी जानकारी भी आपको निकालनी चाहिए। वो बहुत ही धार्मिक है या वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। उनका घर बहुत बड़ा है और उसमें बहुत लोग हैं, जॉइंट फैमिली है, बड़ी जॉइंट फैमिली है, या ये छोटी फैमिली है, और ये जो सभी डिटेल की चीजें हैं जिनका इफेक्ट आगे जाके ये दो लोगों के, मतलब ये लड़का और ये लड़की आगे जाके जो पति पत्नी बनेंगे, उनके गृहस्थी के ऊपर अगर इसका इफेक्ट आ सकता है, ऐसा आपको लगता है, तो इसकी जानकारी आपको लेनी चाहिए। ये जानकारी सब ठीक लगने के बाद आप ज्योतिषी के पास जाइए और तभी आप कुंडली मैच मेकिंग के लिए देखिए कि ये कुंडली एक दूसरे से मिलती है क्या। जी हाँ, ये पॉइंट पे कुंडली मैच करनी चाहिए, ना कि सबसे पहले। तो जानकारी हमने ली, फिर हमने कुंडली मैच की। कुंडली मैच करते वक्त अगर आपको लगता है कि उसमें कोई अड़चन है, प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी हो सकती है, तो ज्योतिषी से पूछा जाए कि इसका कोई समाधान है क्या, इसके ऊपर कोई उपाय है क्या। क्योंकि अब तक तो आपको ये जो लड़का या लड़की है ये आपको पसंद है, इसलिए आप दूसरे स्टेप के ऊपर चले गए हो। तो अगर इनको लगेगा कि हाँ उपाय है, तो आप उपाय करके शादी के लिए रेडी हो सकते हैं। इसके बाद जाके ये दो परिजनों को एक दूसरे से इस इच्छा से मिलना चाहिए कि हमें भी पसंद है, आपको भी पसंद है, तो आगे बढ़े क्या। पहले वाली स्टेप में जो जानकारी निकाली जाती है वो एक दूसरे से पूछ के
डायरेक्टली निकाली जाती है या फिर एक दूसरे को बिना पूछे बिना मिले दूसरे लोगों से पूछताछ करके इनडायरेक्टली भी निकाली जा सकती है। लेकिन कुंडली मिलाने के बाद जब आपको लगता है कि अभी आगे बढ़ सकते हैं तो आपको जाके आगे बढ़ के डायरेक्टली उस फैमिली से मिलना चाहिए। और अगर आपको सब ठीक ठाक लगे, आपकी अपेक्षा बाकी के सभी चीजें वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, वो सब ठीक ठाक लगे तो ही उस वक्त आपको लड़की दिखाने का प्रोग्राम अरेंज करना है। यही इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया। लड़की दिखाने का प्रोग्राम सबसे लास्ट में कीजिए। अगर आप दोनों के फैमिली में सम्मति है कि डायरेक्टली लड़की दिखाने से पहले, मतलब पूरे लड़के के परिवार को इस लड़की दिखाने से पहले अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को कहीं सोशली मिलके आ जाए तो ये भी ज्यादा अच्छा है। जब ये लड़का बताएगा कि हाँ मैं उससे मिलके आया, मुझे वो ठीक लगती है, मुझे वो पसंद है काफी हद तक, बाकी का जब आप देखेंगे तो जाके आपको लड़की दिखानी चाहिए। लड़की दिखाने का जो कार्यक्रम होता है वो सबसे अंत में होना चाहिए। हम क्या गलती करते हैं, हम सबसे पहले जाके लड़की दिखाते हैं। बायोडाटा देखा और चलो लड़की देख के आएंगे। देखिए, लड़की कोई बाजार में रखी हुई चीज नहीं है जो आप वहां पे जाके उसका तोल मोल करें। आपको बाकी की चीजें सबसे पहले देखनी चाहिए। वो लड़की सजती है, संवरती है, कुछ खाना बनाती है, कुछ चीजें बनाती है, आपको ऑफर करती है, आपको परोसती है और आप जाके वहां पे बैठते हैं, तो ये कोई ठीक बात नहीं है कि उसके बाद दूसरे किसी वजह से उसको रिजेक्ट करना। अगर आपको रिजेक्ट करने का पूरा हक है, लेकिन ये बातें इससे पहले तय करें, ना कि लड़की को सामने लाके फिर उसको रिजेक्ट करें। मैं ये बात बस लड़कों को नहीं कहूंगी, लड़की वाले लोगों को भी कहूंगी कि आपकी लड़की उसी वक्त आप दिखाएं। ये जो प्रोग्राम होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये रिजेक्शन काउंट करना इसी प्रोग्राम से शुरू हो जाता है। अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को कहीं बाहर मिले, उनके ऑफिस में या उनके दूसरे किसी सोशल जगह पे वो मिले, तो वो और लड़के ने रिजेक्ट लड़की को किया या लड़की ने लड़के को रिजेक्ट किया, तो उसमें कोई वो काउंट नहीं किया जाता। लेकिन ये लड़की दिखाने का जो प्रोग्राम है उसके बाद अगर रिजेक्शन हुआ तो वो काउंट किया जाता है। तो फिर लोग बोलते हैं कि 10 लड़के आके उसको रिजेक्ट करके चले गए, क्यों काउंट कर रहे हो आप? मत करो। बाकी की चीजें सबसे पहले तय करो। अगर ठीक लगे तो बाद में फिर लड़की को दिखाने का ये प्रोग्राम अरेंज करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो हमने पहले पार्ट में देखा कि टोटली एक दूसरे से अनजान है लड़का लड़की, लड़के वाले लड़की वाले। तो ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद एकदम अंत में आपको लड़की दिखानी चाहिए, जब आपको 99.99% गारंटी होगी कि अभी रिजेक्ट करने का कोई चांस ही नहीं है। तभी आपको जाके आपको आपके लड़की को और लड़के को एक दूसरे से मिलाना चाहिए। ये फैमिली प्रोग्राम के बारे में बता रही हूं मैं। ये प्रोग्राम अरेंज करना चाहिए। दूसरा, ये एक हो गया प्रकार, और दूसरा प्रकार ये होता है कि लड़के ने लड़की को या लड़की ने लड़के को कहीं कॉमन स्पेस पे देखा होता है, जैसे कि कोई शादी है या एक दूसरे की जानकारी है, लेकिन वो इस नजर से नहीं देखा है कि आगे जाके ये मेरा पति या ये मेरी पत्नी होगी। ये नजरिए से नहीं देखा होता है। ये वो बस थोड़ा दूर दूर से या थोड़ा थोड़ा बहुत नजदीक से एक दूसरे से बात की है तो वो जानते हैं, ऐसे देखा होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, क्या करना चाहिए? बायोडाटा से आपको देना चाहिए, एक दूसरे की जानकारी लेनी चाहिए, फिर जाके कुंडली के बारे में चेक करना चाहिए। अगर लड़के की लड़की की या दोनों परिवार में से किसी की इच्छा हो, सम्मति हो, तो उन दोनों को, लड़के को और लड़की को कॉमन एरिया में, सोशल एरिया में या ऑफिस में एक दूसरे से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए और फिर
अगर आपको लगे कि हाँ ये अभी सभी ठीक हो रहा है, तो फिर अंत में जाके लड़की देखने का कार्यक्रम अरेंज करने की आवश्यकता होती है। कोई ऐसे कह सकता है कि इतना सब हो गया, अभी और फिर से क्या कार्यक्रम करना लड़की दिखाने का। तो नहीं, इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि दोनों परिवार के लोग उस वक्त एक दूसरे के सामने आते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं। आगे जाके ये दो परिवारों का रिश्ता बनने वाला होता है, तो ये कार्यक्रम अरेंज करना आवश्यक है। अगर आपकी पहले से भी जानकारी हो, लड़का लड़की एक दूसरे से मिले भी हो, फिर भी आपको ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम लड़की दिखाने का अरेंज करना चाहिए। अभी तीसरा प्रकार ऐसे होता है कि लड़के को लड़की पसंद है, उसने उसको सोशली कहीं पे देखा है, शादी में, किसी जगह पे, लेकिन लड़की को पता नहीं होता कि लड़के को वो पसंद है। या फिर ऐसे ही उल्टा भी हो सकता है, लड़की को लड़का पसंद है, उसने उसे किसी जगह पे देखा है, वो हमेशा उसके साथ रहता है, लेकिन उन दोनों में इतनी बातचीत, डिस्कशन नहीं होता कि वो डायरेक्टली एक दूसरे को प्रपोज करे। तो फिर क्या होता है, लड़का अपने घर में या लड़की अपने घर में कहती है, ये अच्छी बात है कि मुझे ये लड़का या लड़की पसंद है, तो आप कुछ देखेंगे क्या? अगर ये सिचुएशन है कि एक को दूसरे से शादी करनी है लेकिन उसको ये पता नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इसको वो पसंद है, लेकिन वो रेडी है क्या इससे शादी करने के लिए? वो उसके दिल में, दिमाग में कोई और तो नहीं है? तो ये तय करने के बाद, ये कंफर्म करने के बाद फिर बायोडाटा आता है। यस, वो टाइम पे भी बायोडाटा जरूरी है, क्योंकि उसमें ये बाकी की चीजें होती हैं। हेल्थ कैसी है, स्वभाव कैसा है, उसका एम क्या है, आपको मेडिकली कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो वो चीज में उसमें आती है, तो ये बायोडाटा भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जानकारी लेना, जैसे कि वो तो सब सेम हो जाएगा, जानकारी लेना, फिर कुंडली चेक करना, फिर अगर पॉजिटिव लगे तो लड़का लड़की एक दूसरे से ऐसे मिले कि हाँ आगे जाके ये मेरा पति या पत्नी मेरी हो सकती है। ये जो बातें हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है वो भी मैं बताती हूं। लड़के को और लड़की को ये तय करना होता है कि हमारा एम क्या है, लाइफ में हम क्या करना चाहते हैं। उनको इंपॉर्टेंट कौन सी चीज लगती है? पढ़ाई लगती है, पैसा लगता है, खुद का घर लगता है, अब्रॉड जाना लगता है, समाज सेवा करना लगता है, क्या लगता है? उनको बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए, कब चाहिए, वो क्या नजरिए से देखते हैं? बच्चों की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो बच्चों के और किस नजरिए से देखते हैं? बहुत बहुत सी चीजें हैं। ये चीजें आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड होने से अच्छा है कि हम पहले ही ये डिस्कस करें, वेरी कैजुअली, बहुत कैजुअली हम ये डिस्कस करें। ऐसे नहीं होता कि वो दोनों मिले और हाथ में हाथ लिए और प्यार भरी बातें करते हैं, ये कैसे हो सकता है? ऐसे हो ही नहीं सकता। तो परिवार के लोग ना टेंशन लेके, अगर वो दोनों मिल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, नहीं, उनको चर्चा करने दीजिए। क्योंकि जब आप लड़की दिखाने का प्रोग्राम अरेंज करते हो और बाहर सब लोग बैठे हैं और लड़के को लड़की को कहा जाता है कि 5-10 मिनट आप एक दूसरे से बात कीजिए, तय कीजिए कि आपको शादी करनी है क्या, आपको कुछ बोलना है तो आप बोल दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं होता। 5-10 मिनट में कोई कैसे तय कर सकता है? हमें हमें अगर एक साड़ी खरीदनी होती है या एक शर्ट खरीदना होता है, तो भी हम 15-20 मिनट निकालते हैं, आधा एक घंटा निकालते हैं। ये तो पूरे जीवन का विचार है। तो और फिर बाद में जाके भी कभी कभी ऐसे ही कहा जाता है कि लड़की देखने का कार्यक्रम हो गया, फिर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं फोन पे या उनको जब टाइम मिले तो ये भी हो सकता है कि अभी अच्छा लगा, लेकिन बाद में जब फोन पे बात कर रहे हैं तो कुछ ठीक नहीं लगा, तो लड़की देखने के बाद फिर से रिजेक्ट किया। ये भी गलत है। इससे अच्छा है कि लड़की देखने का जो कार्यक्रम है उससे पहले आप एक दूसरे से बातचीत करें,
उससे पहले आप एक दूसरे को कहें कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या ढूंढ रहा हूं, मेरी अपेक्षा क्या है। लड़की कहेगी कि उसको क्या इंपॉर्टेंट लगता है उसके जीवन में। इस बात पे मैं कुछ दूसरा वीडियो बनाऊंगी, अभी ये पॉइंट नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति सापेक्ष होता है, ये व्यक्ति दर व्यक्ति चेंज होता रहता है। किसी को ये पसंद आएगा, किसी को वो पसंद आएगा, लेकिन बेझिझक आपको ये बताना चाहिए कि वो क्या क्या क्वालिटी देखते हैं, क्या ढूंढते हैं। ये करने के बाद फिर लड़की देखने का प्रोग्राम अरेंज कीजिए और फिर रिजेक्ट करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। गलती ये हो जाती है कि सबसे पहले लड़की देखने का प्रोग्राम अरेंज करते हैं और फिर दूसरे किसी कारण से वो कैंसल हो जाता है वो रिश्ता। दुख होता है उस लड़की को, उस लड़के को नहीं होता, क्योंकि वो तो जाके जैसे कि उसकी परीक्षा होती है उसी प्रकार वो उसको जज करता है। ये गलत है। इस वीडियो के जरिए मैं ये भी बताऊंगी कि लड़की दिखाने का प्रोग्राम कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि आप इसके घर नहीं, उसके घर नहीं, कोई ऐसे कॉमन प्लेस पे मिले कि आप दोनों एक समान दर्जा, एक समान लेवल पे हो। ये इसमें कोई खरीदार नहीं है, कोई बेचने वाला नहीं है, किसी को किसकी मन्नतें करने की जरूरत नहीं है, किसी को किसी की भी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा लेके विवाह नहीं होता। एक दूसरे का ख्याल करके, एक दूसरे की सोच को ध्यान में रख के विवाह होता है। तो क्यों ना पहले से ही लड़की दिखाने का प्रोग्राम कुछ इस प्रकार हो कि दोनों परिवार के लोग एक दूसरे से मिले, साथ में उनके सगे संबंधी हो, उनके और भी दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा गेट टुगेदर हो, कितना अच्छा लगेगा। नहीं तो ऐसे लगता है कि लड़का बैठा हुआ होता है, वहां से लड़की आती है, फिर वो कुछ ऑफर करती है। ये गलत लगता है लड़कियों को भी, और आजकल के जो अच्छे लड़के हैं उनको भी। वो इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, तो ये अच्छी बात है। देखिए, जीवन में और शादी के बाद जो गृहस्थी होती है उसमें पति और पत्नी दोनों समान ओहदे पे होते हैं, दोनों समान दर्जे पे होती है। इसकी शुरुआत हमें शादी फिक्स करने की ये जो ट्रेडिशन है, उसके जो स्टेप्स हैं, उनको सही इस्तेमाल करके सही स्टेप्स में जाके ही हमको शादी फिक्स करनी है। इससे किसी को दुख नहीं होगा। जीवन भर कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं रहेगा। किसी लड़के को या किसी लड़की को खुद के मर्जी के अलावा दूसरे लोगों की, उनके परिवार के लोगों की राय से अपने इच्छा के विपरीत जाके प्रेशराइज होके शादी नहीं करनी पड़ेगी। ये स्टेप्स अगर आप इसी प्रकार से फॉलो करेंगे तो आगे जाके वो गृहस्थी भी अच्छी होगी। मैं दिल से कहूंगी कि अगर आपका लड़का है या आपकी लड़की है तो आप सामने वाले परिवार को भी उतनी ही इज्जत दें, उतना ही सम्मान दें, उनके राय को आप उतना ही इम्पोर्टेंस दें। तभी ये पति पत्नी आगे जाके खुशी से रहेंगे। आज आपके हाथ में है इनकी शादी तय करना, लेकिन आपका बुढ़ापा शायद कुछ सालों बाद इन्हीं के हाथ में होगा। आप कोई भी ऐसा डिसीजन परिवार के बुजुर्ग होने के नाते ना ले कि आगे जाके इनको और बाद में आपको तकलीफ हो। ओम साई राम।